हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और घर पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप जानते हो, हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। उसमें हमने आधा भाग कंप्लीट कर लिया था, इसलिए आज हम दूसरा भाग पढ़ते हैं। और आपको मैं बता दूं कि यदि आप पहले वाले को रिवाइज करते रहोगे तो आगे आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसा कि हम पहला भाग कर चुके हैं और उसमें जो हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने पढ़ा था कि पाचन की जो क्रियाएं होती हैं, डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि खाने को मुख में लेना। सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा आपसे कि अंतर्ग्रहण क्या है, तो आपको बताना है कि खाने को मुख में लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसका नाम है डाइजेशन यानी पाचन। पाचन क्या होता है, तो ये पाचन के बाद में आएगा अवशोषण। अवशोषण के बाद में आएगा स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद हमने पढ़ा था कि लास्ट की जो प्रोसेस होती है उसका नाम है बच्चों परित्याग यानी डिफेकेशन। ये 5 प्रोसेस के बाद में हमने जो पढ़ा था, हमने लार को पढ़ा था। लार का अगर पूछे कि लार में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप बताओगे एक टाइलिन पाया जाता है, एक एमाइलेज पाया जाता है, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइसोजाइम हमने पढ़ा था। लाइसोजाइम की यदि हम बात करें तो आपको याद होगा, लाइसोजाइम मैंने 2-3 जगह आपको बताया था कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये आपको कितनी जगह पढ़ना है। तो सबसे पहला लार, दूसरा दूध, और दूध में बताया था कि किसके दूध में सर्वाधिक पाया जाता है, तो आप बताओगे ये माँ के दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। क्लियर है। और हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि ये जो लाइसोजाइम है ये किस में और पाया जाता है, तो आपको बताना है ये आंसू में भी पाया जाता है। क्लियर है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था ये। तो आगे आज हम करेंगे। और हाँ, इसके बाद में हम एक और चीज कर चुके थे जिसका टॉपिक का नाम है दांत। दांतों के बारे में भी आपको पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको। मैंने बताया था कि दांत जो है कुल संख्या कितनी, 32। दूध के दांत कितने, 20। दूध के दांत पूछे या अस्थाई पूछे यानी टूटने वाले दांत तो 20 बताने हैं, और यदि आपसे पूछे स्थायी दांत परमानेंट तो कितने, 20 और 12 टोटल होके ही तो 32 होते हैं। तो आप ऐसे करके आंसर बता दोगे। और आगे हमने पढ़ा था कि जो दांत होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, तो आपने बताना है दांत 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो पढ़ा था हमने पढ़ा था कृंतक यानी इंसीजर। कौन सा, कृंतक यानी इंसीजर। कितनी संख्या पढ़ी हमने बच्चों, 8 संख्या पढ़ी। कार्य क्या है, खाने को बाइट करना यानी काटना। दूसरा कौन सा पढ़ा, तो दूसरा पढ़ा था हमने रदनक, जिसे कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं, कैनाइन। और ये जो कैनाइन होते हैं ये सबसे तेज दांत होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4। 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले। उसके बाद जो पढ़ा हमने बच्चों वो पढ़ा अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक की संख्या कितनी, तो आप सॉरी इसे प्रीमोलर कहते हैं, प्रीमोलर। और यदि आपसे पूछे कि संख्या कितनी, 8। कार्य क्या है, खाने को चबाना। और लास्ट का जो होता है वो होता है चवर्णक। चवर्णक की यदि आपसे पूछे क्या कहते हैं, मोलर कहते हैं, और संख्या पूछेगा तो कितनी बची, 12। और कार्य क्या है, खाने को पीसना। क्लियर है, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो हमने आगे कर लिए थे, और आगे आज हम करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, आप मेरे को सुनो, देखते रहो और आगे उस चीज को बोलते रहिएगा। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। जैसे ही हमने पढ़ा कि खाना मुख के अंदर गया, मुख में दांतों ने अपना काम किया, और एक पार्ट छोटा सा और रह गया जिसका नाम है जीभ। और जीभ का बड़ा ही अच्छा काम होता है ना। तो जीभ के बारे में और हम 2-3 पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। देखो, जीभ जो होती है ये ऐसे करके आपको याद रखनी है कि इसके कौन सा भाग जो है किस टेस्ट को लेता है, कौन से स्वाद को बताता है। तो सबसे पहला जो ये वाला भाग है जीभ का, इसे क्या कहेंगे हम, अग्रभाग कहेंगे। ये जो भी ये मगल वाला होगा इसे साइड का या फिर कहेंगे बगल वाला। और ये जो रह गया ये कौन सा होगा, पश्च होगा, पीछे वाला भाग होगा।
और बीच वाला यानी मध्य में हो गया। तो सबसे पहले आपको पार्ट पता चल गया कि जीव के ना 4 भाग हैं। अग्र मतलब आगे का, बगल का मतलब साइड का, पश्च मतलब पीछे का, और मध्य मतलब बीच का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा आपसे यहां से बनेगा कि जीव का जो अग्रभाग है ये किस टेस्ट को, कैसे स्वाद को बताता है। तो आपको बताना है ये अग्रभाग मीठे स्वाद को बताता है, इसको मीठा। उसके बाद जो बगल वाला भाग है ये किसको बताता है, तो आपको बताना है कि ये किस भाग को बताना है, खट्टे को, यानी खट्टा। उसके बाद आता है आपका पश्च वाला। पश्च वाला जो भाग है ये किसको बताता है, यदि क्वेश्चन में आपसे बनता है तो आपको बताना है ये कड़वे भाग को, यानी जो कड़वा खाना होता है, जैसे टैबलेट वगैरह आप लेते हो ना, उसके टेस्ट को, कड़वी होती है थोड़ी, तो उसके टेस्ट को कौन बताएगा, जीव का पश्च वाला भाग। और यदि आपसे मध्य करके पूछ ले तो आपको बताना है कि ये नमकीन जो टेस्ट होता है इसे बताता है। और आपको पता ही है जीव जो होती है वो मांसल संरचना है, इसमें मांसपेशियां और मांस की बनी हुई है, और इस पर टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो इस टेस्ट को लेने का कार्य करती हैं। तो ये होती है आपकी बच्चों स्वाद कलिकाएं। तो क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा आपसे कि जीव पर क्या पाया जाता है जो कि स्वाद को बताता है, टेस्ट को बताता है। तो आपको बताना है स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वाद को दर्शाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है और बड़ा ही इजी होता है। यदि आप एक बार देख लोगे तो आंसर कर पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा, आपने नजर नहीं देखा इसको फेर करके, तो क्या होगा, भूल जाओगे। तो कुछ नहीं है, 4 भाग है, अग्रभाग मीठा, बगल वाला खट्टा, पश्च वाला कड़वा, मध्य वाला नमकीन। क्लियर है? आगे जो हम देखते हैं, आगे कर देंगे तो आगे हमें पता चलेगा कि जैसे ही हम खाने को निगलते हैं तो भोजन कहाँ जाता है, भोजन जाता है ग्रास नली में। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा ना बना के दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। हमारे 2 द्वार होते हैं, एक तो मुख का द्वार होता है, ये वाला हमारा मुख का, माउथ का, और ये होता है नोज का यानी नाक का। तो इस वाले जो पाइप में, ये मैंने एक ही पाइप दर्शाया है, हालांकि इसमें ना 2 पाइप, एक नीचे की और होता है, तो ऐसे करके दूसरा पाइप भी यहाँ होता है। एक पाइप होता है किसका, खाने वाला पाइप, फूड पाइप, भोजन नली कहेंगे उसे, जिसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस, हिंदी में कहेंगे इसे ग्रास नली। देखो यहां पर एक ढक्कन के टाइप में एक मांसल संरचना और पाई जाती है, जहां हमारा यहां पर गला है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि जब ये वाला पाइप खोलना होगा, कब खोलना होगा, जब हम खाना खाते हैं, तो ये दूसरे वाले पाइप को, यानी इस वाले पाइप को, विंड पाइप को क्या कर लेगा, ये बंद कर लेगा, वायु नलिका को क्या कर लेगा, बंद कर लेगा। और यदि इसे सांस वाला जो पाइप है जिससे हम सांस खींचते हैं, वायु को अंदर लेते हैं, यदि वो खोलना होगा तो किसे बंद कर लेगा, ये इसे। देखो इसकी संरचना अगर हम थोड़ा सा ऐसे करके देखें तो 2 पाइप हैं, ये रहे, एक ये वाला, ये विंड पाइप है, ये फूड पाइप है। यदि ऐसे समझो आप फूड आ रहा है तो कौन सा वाला पाइप बंद करेगा, ऐसे करके इसकी संरचना होती है। हालांकि मैंने वहां गोल सा दर्शा दिया है क्योंकि ये गोल सा हो जाता है जैसे ही बंद करेगा। तो जैसे ही समझो कि फूड आ रहा है ऊपर से, तो क्या करेगा, ये ऐसे करके ढक लेगा इसे, तो बंद हो जाएगा। और यदि ऐसे समझिए कि अब की बार किसकी बारी है, किसकी, विंड की यानी वायु की, तो यहां से ये इधर की ओर मुड़ जाएगा जिससे कि ये बंद हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जब हम खाना खाते हैं तो उस समय दोनों काम कर रहे होते हो आप, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही कार्य कर लेता है, खुद मैनेज कर लेता है इतने गैप को। ठीक है, तो आपको कैसे बताना है और इसका नाम क्या है, तो आपको बताना है इस ढक्कन का नाम है इपीग्लूटिस। इपीग्लूटिस
ग्लूटिस। तो इपीग्लूटिस ही इसे हिंदी में कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा वायु नलिका और ग्रास नली को खोलने और बंद करने का कार्य किसका है? तो आपको बताना है इपीग्लूटिस का है। और ऐसे करके भी क्वेश्चन बन सकता है कि इपीग्लूटिस हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ बताना है आपको? गले में। कहाँ? गले में। क्लियर है? यदि और थोड़ा आगे हम देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि ये जो ग्रास नली है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का एक हिस्सा है, इसकी लंबाई बताइए। इसकी तो आपको बतानी है, इसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। याद रखना ये मीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रास नली, ये ओ जो लिख रहा है ना, ये इसमें साइलेंट है, तो ईसोफेगस ही बोलते हैं इसको। तो ईसोफेगस की लंबाई बताइए, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? और एक चीज याद रखनी है आपको कि मुख से पाचन की शुरुआत हो गई थी। डाइजेशन की यदि शुरुआत पूछेगा तो कहां से होती है? माउथ कैविटी या मुख गुहा या फिर मुख से। और यहाँ जो ग्रास नली है या ईसोफेगस है, इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके नीचे, यहाँ पर थोड़ा इसे छोटा कर देती हूँ मैं, यहाँ इतना बड़ा ले लेते हैं इसको, क्योंकि नीचे फिर आएगा नहीं। तो ये इसकी लंबाई कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। यहां से शुरुआत किसकी होती है? तो यहां से शुरुआत हो जाती है आमाशय की। किसकी? आमाशय। आपको याद रखना है कि आपका लेफ्ट और राइट इसमें बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। क्यों? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आमाशय कौन से साइड में होता है, तो आपको बताना है लेफ्ट साइड में। जिधर मेरा लेफ्ट है मैं उसे लेफ्ट मान रही हूं और लेफ्ट ही है, और जिधर राइट है उधर राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि जो आमाशय है, स्टमक है, ये कौन से साइड में है? तो आपको बताना है स्टमक कौन से? लेफ्ट, यानी बाईं ओर होता है। बायां, ये बायां हो जाएगा, ये दायां। आपको बायां दायां करने में कोई यदि दिक्कत है तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे कि आप याद कर सकते हो इसे। आप ऐसे करके अपने हाथ में क्या करोगे? ऐसे करके बनाओगे, और ये मेरा लेफ्ट वाला है। लेफ्ट में यदि बनाते हो तो यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर ऐसे करके बी बनता है, और B4 आप याद रखोगे बायां। और यदि आप राइट वाले हैंड को ऐसे करते हो तो इसमें डी बनता है। अभी नहीं दिख रहा होगा, आप दिखेगा, देखो डी, डी, और D4 क्या हो जाएगा? दायां। ये तरीका आप अपना सकते हो याद करने के लिए, क्योंकि इसका जो कार्य है ना बायां दायां का, वो साइंस में इतना नहीं है, कहीं कहीं पूछा जाता है, लेकिन रीजनिंग में इसका पूरा महत्व है। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है डायरेक्शन का, पढ़ते होंगे आप, दिशा परीक्षण का। तो यदि हम बात करें तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि कौन से साइड में है, तो बायां यानी लेफ्ट साइड, और याद रखना कि स्टमक होता किधर के साइड है, तो आपको लेफ्ट साइड ही बताना है। क्लियर है? जब खाना यहां से आया इसोफेगस से होते हुए और पहुंचा कहां? आमाशय में, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आर्मी वाले बच्चों के लिए कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, क्या कि आमाशय में खाना कितने टाइम तक, स्टोमक में कितने टाइम तक रहता है? तो आपको बताना है लगभग 3 से 4 घंटे, यानी 4 आवर तक खाना कहाँ रहता है? आमाशय में। क्लियर है? जैसे हमने यहां से ईसोफेगस की लंबाई पढ़ी थी कितनी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहां से इसकी लंबाई पूछ सकता है, तो आपको बतानी है इसकी लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। पहली चीज लंबाई बतानी है। दूसरा, यदि क्वेश्चन पूछे कि इसका शेप कैसा होता है, तो आपको आकार जो है वो कैसा बताना है? आकार बताना है जे के आकार का। कैसा? जे के आकार का। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन आएगा आपसे आमाशय का आकार कैसा होता है, तो आपको बताना है आमाशय का जो आकार होता है वो जे के आकार का होता है। क्लियर है? 3 से 4 घंटे लगते हैं कहाँ? आमाशय में। ये चीज आपको याद रखनी है। यदि आपको यहां से पूछे कि जो लेयर है, इस लेयर का नाम बताइए, तो आपको बताना है इस लेयर का नाम होता है म्यूकोसा। क्या नाम होता है? म्यूकोसा। म्यूकोसा जो लेयर है, ये क्या? ये आमाशय के जो इसकी दीवार होती है, परत होती है, इसी पर पाई जाती है।
हमारे आमाशय के अंदर एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है HCl। HCl जो होता है, HCl एसिटिक होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पीएच स्केल से पता चलता है कि कोई भी चीज, कोई भी जो लिक्विड है या फिर को एसिड है या फिर वो बेस है। बताया था ना कि 1 से 14 तक होते हैं। यदि 7 से कम है तो उसे कहेंगे एसिड, 7 से अधिक है तो उसे कहेंगे बेस। उसी के आधार पर हमें पता चला कि HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फुल फॉर्म होता है। और आर्मी वाले बच्चों में तो ये क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि HCl की फुल फॉर्म बताइए, तो आपको बताना है HCl का फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड होता है तो इससे इतना मतलब इतना खतरनाक होता है, इतना हार्मफुल हो सकता है ये कि यदि किसी की स्किन पर ये पड़ जाता है तो वो झुलस सकती है। लेकिन आमाशय तो झुलस नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो म्यूकोसा लेयर है ये क्या कर रही है, इसे प्रोटेक्ट कर रही है। क्लियर है? HCl के अलावा हमारा जो आमाशय होता है इसी के, क्योंकि HCl कहाँ से निकलता है? आमाशय की लेयर से। जो लेयर होती है इससे एक रस निकलता है, उसके अंदर होता है। ये कौन सा जानते होंगे आप? आपसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि आमाशय जो होता है इससे कौन सा रस निकलता है? आपका रस निकलता है, मैं रफ कर देती हूँ इधर से, जठर रस। जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। जठर रस के अंदर ही HCl पाया जाता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि HCl कहाँ पाया जाता है? आमाशय के अंदर, लेकिन निकलता कहाँ से है? गैस्ट्रिक जूस, जठर रस से। क्लियर है? दूसरी चीज याद रखनी है, इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको 2 एंजाइम और याद रखने हैं। कौन सा? एक तो याद रखना है पेप्सिन, दूसरा याद रखना है रेनिन। पेप्सिन जो है ये किसे पचाता है? तो आपको बताना है ये प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन किसे पचाता है? तो ये केसीन को पचाता है। केसीन क्या है? आगे ऊपर देखिए, इसको मैं रफ कर दूं यहाँ से। चलो ये रफ कर देते हैं, ऊपर का आपने नोट कर ही लिया होगा तो यहाँ से हम रफ कर देते हैं। यहाँ तक आपको याद रखना है। देखो, केसीन जो होता है ये क्या होता है? केसीन दूध की प्रोटीन होती है। आपको ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन बनता है, आपसे सीधा क्वेश्चन बनेगा कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन। क्वेश्चन 2 तरह से बनेगा। केसीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, रेनिन बताना है। यदि आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछ ले, केसीन का नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ ये पूछा है दूध की प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, रेनिन। और आपको याद रखना है यहाँ पर कि प्रोटीन के पाचन की शुरुआत पेप्सिन करता है, कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता है। कंप्लीट कौन करता है? तो आपको यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटीन को पूर्ण रूप से कौन सा एंजाइम पचाता है? कौन सा एंजाइम पचाता है? तो क्या बताना है आपको? उस समय आपको पेप्सिन नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। क्या लगाना है? आपको लगाना है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है ये कहाँ से निकलता है? ये पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन आंसर अलग अलग है। आपको लगेगा क्वेश्चन वही है, नहीं। यदि आपसे पूछे प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन करता है सिर्फ। पूर्ण रूप से यदि पूछेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन भी एक एंजाइम है जो कि कहां से निकलता है? अग्नाशय से। क्लियर है? यहां तक हमने कंप्लीट किया है आमाशय। देखो एक बार यहां से यहां तक करते हैं। आमाशय की जो लेयर होती है इसी से जठर रस निकलता है, गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर क्या होता है? HCl। HCl से आमाशय की लेयर को कौन बचा, सॉरी आमाशय की जो लेयर है कौन सी परत है जो HCl से बचाती है? म्यूकोसा।
गैस्ट्रिक जूस जो होता है इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो सबसे पहला है पेप्सिन और दूसरा है रेनिन। पेप्सिन किसको पचा रहा है? प्रोटीन को। शुरुआत कर रहा है, कंप्लीट नहीं पचा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केसिन को कौन पचाता है? रेनिन। केसिन नहीं आएगा तो क्या आएगा? दूध की प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, तो रेनिन बताना है। लेकिन यहां से क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कौन सा एंजाइम करता है या प्रोटीन को पूर्ण रूप से कौन सा एंजाइम पचाता है, तो आंसर क्या बन जाएगा? ट्रिप्सिन। क्लियर है? आगे चलो, ठीक है, चलो मैं रफ कर देती हूँ यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। यहाँ तक आपको एक भी क्वेश्चन भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आप इसे याद रखोगे तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखो आगे जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ से मैं फिर से बना लेती हूँ, क्योंकि इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर लेंगे। जे का आकार होता है कितनी लंबाई? 30 सेंटीमीटर। कितने घंटे? 3 से 4 घंटे आमाशय में क्या रहता है? खाना। 3 से 4 घंटे नहीं आए तो ऑप्शन में 3 और 4 दोनों आएंगे। ऐसा मान लो आ जाता है तो 4 घंटे लगाना है आपको। लगभग 4 घंटे स्टमक में क्या होता है? फूड रहता है। ठीक है, आगे जो मैंने आपको लेफ्ट राइट याद कराया था, तो मुझे आप ये बताइए लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है? अच्छा, ये वाला कौन सा? लेफ्ट यानी बायां। ये वाला कौन सा है? ये वाला हो जाएगा दायां। जो इसका दायां वाला भाग है किसका? आमाशय का, स्टमक का। इधर की ओर एक ऑर्गन होता है जिसका क्या नाम है आपको बताना है, इसका नाम है लीवर। यकृत। लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये कि लीवर किधर की ओर है, तो अभी बताया कौन से साइड में है, तो आपने बताना है ये दायां साइड। किसके? आमाशय के। पहला क्वेश्चन। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि स्टडी क्या कहलाती है, तो आपको बताना है कि यकृत जो होता है इसका अध्ययन कहलाता है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी यहां अध्ययन है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? अध्ययन करने वाला, तो बताना है हेप्टोलॉजिस्ट। हेप्टोलॉजिस्ट। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि शरीर, ये क्या है यकृत? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है क्या है? यकृत है। वजन कितना होता है? वेट कितना है? तो आपको बताना है वजन इसका होता है कितना? लगभग 1.5 से 2 kg, यानी 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे के सारे ही आपसे पूछा जाएगा। यकृत कौन से साइड आमाशय के, तो आपको बताना है दायां, राइट साइड। यकृत जो होता है लीवर होता है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको बताना है हेप्टोलॉजी। अध्ययन करने वाला स्पेशलिस्ट क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजिस्ट। और आपसे पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो आपको बताना है यकृत। और वजन कितना है? लगभग 1.5 से 2 लीटर। क्लियर है? अच्छा, ये लीवर जो क्या करता है हमारे पाचन तंत्र में, क्या कार्य है इसका? तो सबसे पहला चीज याद रखनी है आपको कि जो यकृत होता है, लीवर होता है, इससे एक रस निकलता है जो कि पेपर में आपसे पूछा जाएगा। कौन सा? देखो यहां मैं रफ कर देती हूँ, यहां तब लिखेंगे, साथ के साथ नोट करते रहेगा आप क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला यहां पर पित्त रस निकलता है। पित्त रस को कहते हैं हम बाइल जूस। क्वेश्चन क्या आएगा? पित्त रस कहां से निकलता है? आपको आंसर क्या लगाना है? आपको आंसर लगाना है यकृत से, यानी लीवर से। क्वेश्चन दूसरा बनेगा कि जो पित्त रस है इसका पीएच बताइए। आपको बताना है 7.7 इसका पीएच होता है। क्लियर है? अच्छा, 7.7 है तो कैसा होगा? क्षारीय।
क्वेश्चन आएगा आपसे कि पित्त रस भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है, तो आपको याद रखना है कि ये भोजन के माध्यम को कैसा बनाएगा, क्षारीय है तो कैसा बनाएगा, क्षारीय। क्लियर है? मेन कार्य क्या है इसका? कार्य को समझने से पहले आप इस चीज को समझिए। आपके पास एक गिलास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, यहां तक भर दिया मैंने पानी से। ये इसके अंदर आपने एक दो जो ड्रॉप है वो किसकी डाल दी, फैट की। ये मोटा सा ड्रॉप डाला, थोड़ा सा ज्यादा डाल दिया आपने। क्या ये जो फैट है यानी वसा है, ये पानी में घुलेगा? नहीं, पानी में ये नहीं घुलेगा, क्योंकि वसा पानी में घुलता ही नहीं है ना। और हम फैट यूज करते हैं, फैट खाते हैं खाने में। तो आपको याद रखना है कि जो ये फैट है इसकी का इमल्सीकरण, वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन कौन करता है, तो आप बताएंगे यही करता है पित्त रस। आपको इमल्सीकरण समझ में तो आया ही नहीं अभी, इमल्सिफिकेशन होता क्या है। देखो ऐसे समझो, जैसे इसमें एक ड्रॉप यहां पर मैं अलग से बना देती हूँ, एक ड्रॉप फैट की है और इसके ऊपर क्या डलता है, बाइल जूस। बाइल जूस यदि इसके ऊपर आके डलता है तो यही जो ड्रॉप है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है। इसी को कहते हैं हम क्या, इमल्सीकरण। बहुत ही इजी है, पता नहीं दिमाग में क्या क्या सोचते रहते हो तुम, ये टफ हो गया, टफ कुछ नहीं है। पहले क्या था, ये मोटा था ड्रॉप, इसके ऊपर क्या गिरा, बाइल जूस यानी पित्त रस, पित्त रस। और इस पित्त रस ने इसको क्या कर दिया, छोटे भागों में तोड़ दिया। और ये जो छोटे भागों में तोड़ा है इसी को क्या कहा, इमल्सीकरण। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पित्त रस का कार्य बताइए, तो आपको बताना है कि वसा का इमल्सीकरण करना। फैट का जो इमल्सीफाइड होता है, इमल्सिफिकेशन जो करता है, कौन करता है, पित्त रस। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चन आएगा आपसे कि जो पित्त रस होता है कहाँ जमा होता है, तो आपको बताना है पित्ताशय में। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। कहाँ, गॉल ब्लैडर। क्वेश्चन सीधे सीधे डायरेक्टली पूछे जाएंगे, समझने वाली बात है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के चल रही हूँ हर जगह पर कि पहला लीवर जो होता है यकृत, वो कौन सी साइड में, दाईं ओर। कौन सा रस निकलता है, पित्त रस, बाइल जूस। कार्य क्या है, वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण का मतलब क्या है, वसा को छोटे 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 टुकड़ों में बांट देना, इसी को क्या कहते हैं, इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन। पित्त रस जो होता है जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय कहाँ होता है, लीवर के ही नीचे होता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्या, यहां तक कर चुके हैं हम आमाशय और यकृत। आगे जो बात करते हैं हम, आगे क्या होगा, आगे आपको याद रखना है कि आमाशय के बाद में यहां पर हम इधर यकृत पढ़ चुके हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आमाशय के बाएं साइड में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर एक अंग या फिर उसे कहेंगे एक ग्रंथि और होती है, एक ग्लैंड और होती है, जिसकी संरचना सेम टू सेम किसकी तरह होती है, पत्ती की तरह होती है। पत्ती की तरह की जो संरचना होती है इसका नाम क्या है, आपको बताना है, इसका नाम है अग्नाशय, पैनक्रियाज। कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है पैनक्रियाज जो है ये यहाँ पर आमाशय के बिल्कुल बाईं ओर पाया जाता है। जैसे आपसे लीवर से क्वेश्चन बने थे, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि अग्नाशय का जो स्टडी होता है, अध्ययन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है हेप्टोलॉजी ही कहलाता है, जो कि किसका था, लीवर का था। आपसे स्टडी ना पूछे, स्पेशलिस्ट पूछ ले, तो स्पेशलिस्ट कैसे बताओगे आप, हेप्टोलॉजिस्ट बताओगे। और यदि आपसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे कि अग्नाशय जो है इससे
कौन सा एंजाइम और कौन कौन से, इसमें देखो मैं आपको बता दूं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन और ज्यादा बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो अग्नाशय जो है ये मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि में आता है। ग्रंथि का मैं अलग से एक टॉपिक करवाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि ग्लैंड्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि मैं अभी बता देती हूँ आपको, जो यकृत जो पढ़ा है आपने वो होता है बहिस्रावी ग्रंथि, यानी एक्सटर्नल ग्लैंड जो होता है। क्लियर है? और ये कैसा होता है अग्नाशय? ये होता है मिक्स्ड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार का होता है, एक होता है एक्सो यानी बही और एक होता है एंडो, लेकिन उन दोनों का मिश्रित जो रूप है उसे हम कहेंगे अग्नाशय है, एकमात्र हमारे शरीर में है। ये 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली कोशिका है अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिकाओं से, दूसरा बीटा कोशिकाओं से और तीसरा गामा कोशिका। हमारे लिए जो मेन है वो क्या है? बीटा कोशिका। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बीटा जो कोशिका है वो कहाँ पाई जाती है, आपने बताना है अग्नाशय के अंदर। बीटा कोशिका जो होती है इससे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो आपको पैनक्रियाज से बताना है इंसुलिन निकलता है। कौन किन कोशिकाओं से? बीटा कोशिका। इंसुलिन का यदि आपसे कार्य पूछेगा तो आपको बताना है कि इंसुलिन का जो कार्य होता है इसका होता है ब्लड शुगर को यानी रक्त शर्करा को मेंटेन करना, रक्त शर्करा को बनाए रखना, इसका कार्य होता है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे। क्या? कि यदि आपसे पूछे बीटा कोशिकाओं से क्या निकलता है? इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य रक्त शर्करा को बनाए रखना, मेंटेन करके रखने का। लेकिन यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, क्वेश्चन यहां से कई बार पूछा जा चुका है कि यदि किसी मनुष्य के शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होगा? डायरेक्ट पूछेगा आपसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, तो आपको बताना है इंसुलिन की कमी से रोग होता है मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं, या फिर डायबिटीज करके भी आ जाता है ये, और इसे आम भाषा में बोलते हैं शुगर। कई पेशेंट मिल जाते हैं आपके घरों के आसपास ही, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे इंसुलिन की कमी से रोग बताइए, तो आपको बताना है मधुमेह। लेकिन एक कंडीशन और हो सकती है, यदि किसी व्यक्ति में इंसुलिन का लेवल है बढ़ ही गया है, कम नहीं हुआ, इंसुलिन की मात्रा जो क्या है बढ़ गई है, अब हो गई है, तो रोग भी पूछ सकता है कि इंसुलिन की, यहाँ तो कमी से पूछा था, यहाँ इंसुलिन की अधिकता से यदि पूछेगा तो आपको बताना है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया जो रोग होता है किससे होता है, तो आपको बताना है इंसुलिन की अधिकता से ये रोग हो जाता है। क्लियर है? यहां तक जो हमने किया है कंप्लीट, वो चीज आपको याद रखनी है। आगे करें, आगे और हम बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है? उसके बाद में यहाँ से और एक क्वेश्चन आता है कि इससे कौन सा एक एंजाइम निकलता है, तो आपको जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इससे ट्रिप्सिन नामक एक क्या निकलता है, ये एंजाइम निकलता है। और ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, तो आपको बताना है प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन। प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कौन करता है, तो आपको बताना है ट्रिप्सिन करता है। और प्रोटीन का पूर्ण रूप से नहीं पूछे, सिर्फ प्रोटीन का पाचन पूछे, तो आपको मैंने अभी बताया पैसे प्रोटीन और पैसे ही आपको पेप्सिन याद रखना है, जो कि जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस से निकलता है। क्लियर है? यहां तक आपको सारी चीजें याद रखनी है। इसके जो आगे का जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो परेशान मत होइए, है ना। तो यहाँ से हम आगे जो करेंगे वो छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में, और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके, थैंक यू।